नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फणीश्वर रैनो द्वारा रचित पहलवान की ढोलक कहानी कक्षा 12वीं। चलिए शुरू करते हैं। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव व्यर्थ शिशु की तरह थर-थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी घास फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुणा, सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रदन और पैचक की डरावनी आवाज़ कभी-कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़ हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी-कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घोरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी विषमताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी विषमता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गीत से बजती रहती। चटगा गिड़गा, चटगा गिड़गा, यानी आ जा भीड़ जा, आ जा भीड़ जा। जा बीज बीज में चटाक चटगा, चटाक चटगा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत्य गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहता रहता था। लट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही थी। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, घरेलू दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोर अवस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मसाल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने
उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल शामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसीलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दौड़ता फिरता था। शामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा है मरा मरा। परवाह रे बहादुर। लट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकाल कर उठ खड़ा हुआ और पैसरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे। हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो जाओ। मैनेजर साहब ने लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझ रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद को कुश्ती हो रही है। चटगा गिड़गा, चटगा गिड़गा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढक धिना ढक धिना ढक धिना, अर्थात वह पट्टे। लट्टन को चांद से कसकर दबा लिया था। अरे गया गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिड़गा चट गिड़गा चट गिड़गा, मत डरना मत डरना मत डरना। लट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने को कोशिश कर रहा था। वही दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शीशे को उत्साहित कर रहा था। लट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और धाव पेंच की परीक्षा ले रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धक दिना तिरकट देना, धक दिना तिरकट देना। लट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, धाव काटो बाहर हो जा, धाव काटो बाहर हो जा।
लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लट्टन धाव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और बोड़ी आवाज वाला ढोल बज रहा, चटाक चट घा, चटाक चट घा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। घिना घिना, घिक घिना, अर्थात चित्त करो, चित्त करो। लट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा। घा घिड़घा, घा घिड़घा, घा घिड़घा, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता ये स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलत अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राज श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मानित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, है, अरे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। कलीन शेव चेहरे की संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, ये अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों की मिट्टी सुंघा कर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में ये बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लगवा मार जाता है। लट्टन उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसने बाद से ये राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर भाग दहड़ता हाँ हूँ सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा होगा, पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुगल करने की सूझती। हलवाई अपने दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले आव, 1.5 सेर और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्थ करके मुंह में 8-10 पान की गोलियां ठूस ठंडी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता।
मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नाचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसमें दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसीलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित कर रहता था। बुढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास की निकल पड़ता, वह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ए दोनों बेटे। दोनों ही लड़ते राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरना पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले डोली को प्रणाम करना समझे। ऐसे ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फेर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलासत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गए बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटागत में पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस से लिया। पहलवान तथा दोनों बाबी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। नए मैनेजर साहब ने कहा, हैरिबल। पहलवान को साहब जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट गया और वहीं रहने लगा। गांव के एक शेर पर गांव वालों ने एक झोंपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चारवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वाले की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पैंच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर ये वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशों उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव हाहाकार था। हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग
खा काखते कूकते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकाल कर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढाढ़स देते थे। अरे क्या करोगे रोककर? दुल्हिन जो गया तो सो गया, चला गया, वह तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो भैया, घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे? कफन कफन की क्या जरूरत है? दे आओ नदी में इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विविशता को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकाहकर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। संपदन शक्ति शून्य रस्साओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वह डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, चटाक चटगा चटाक चटगा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा शामनन की दी हुई रेशमी झागियां पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मिलाकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनी ही हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेरे किंतु रुगुन शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरु जी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ समझ आया हो और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। शुक्रिया।